सबसे डिफिकल्ट पार्ट वो होता है होल्ड ऑन करना उस चीज को कि हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। कैसे आपने ओवरकम करा, कैसे डिसाइड करा कि नहीं मुझे एक और प्री देना? सुबह 5 बजे से उठना, सुबह 6 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी अपना ब्रेकफास्ट लंच ले करके बना करके। पहला इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू, बहुत सारी उम्मीदें थी, पेरेंट्स की उम्मीदें थी, फैमिली की थी, रिलेटिव्स की थी। लेकिन एक एडवोकेट जो प्रैक्टिस जिसने शुरू कर दी है, हो सकता है 6-7 सालों से प्रैक्टिस करते हुए हो गए हों। 4 घंटे लगते थे सर, इंग्लिश पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में, इन दोनों को पढ़ने में। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 24/7 जुडिशरी। और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिव्यांशी चंद्रा मैम, जो डिस्कस करने वाली हैं कि जुडिशरी की तैयारी कब छोड़ देनी चाहिए। ये सवाल हर एस्पिरेंट के मन में आता है, हर पेपर के बाद आता है कि अब नहीं हुआ तो छोड़ देता हूं, अब प्री नहीं हुआ तो छोड़ देता हूं, अब मेंस नहीं हुआ तो छोड़ देता हूं, अब इंटरव्यू नहीं हुआ तो छोड़ देता हूं। तो हमें देखना है कि कब हम शुरुआत करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, शुरुआत आपने शायद कर दी हो लेकिन कब उसे छोड़ देना चाहिए। कहते हैं ना कि कुछ चीजें अगर ज्यादा समय तक पकड़े रखो तो वो शरीर पर और जिस्म पर घाव देने लगती है। तो मैम, आपको क्या लगता है कि पहले आपकी जर्नी एक बार मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने लॉ कौन से ईयर में कंप्लीट करी? सर मेरा लॉ कंप्लीट हुआ था 2018 में। उसके बाद फिर मैंने एलएलएम भी करी, बट साथ ही साथ मैंने जुडिशरी की तैयारी शुरू कर दी थी। बहुत सारे एग्जामिनेशंस आए, वो उस टाइम था जिस टाइम लहर आ रही थी ना एग्जामिनेशन की। ये स्टेट भी आ रहा है, वो स्टेट भी आ रहा है, यूपी भी है, बिहार भी है, एमपी भी है, राजस्थान भी है, बहुत लाइन से एग्जामिनेशंस आ रहे थे। मोटिवेशन भी बहुत पीक पर था, एक एग्जाम नहीं दूसरा एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट्स भी नहीं आते थे, अगले एग्जाम देने चले जाते थे। लेकिन ये जो जर्नी होती है ना, हमें लगता है कि बस हमने एक एग्जामिनेशन दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, अब सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब वहां से वापस आते हैं तो फिर से जब जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, स्क्रैच से। सबसे डिफिकल्ट पार्ट वो होता है होल्ड ऑन करना उस चीज को कि हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। अभी जैसे मुझे याद है कि प्रीलिम्स जिसमें हो गए वो तो ठीक है, राजस्थान का एक प्रीलिम्स था जिसमें थोड़ा सा अटक रहा था कि वहां पर क्या हुआ था। एक्चुअली 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे और उस 5 में से मेरे 3 सही थे या शायद 4 सही थे। लेकिन जो डिलीट करे थे उन्होंने, उसके हिसाब से मेरी मार्किंग ऊपर नीचे हो सकती थी, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो एग्जाम तो निकल गया था, प्रीलिम्स तो हो गया था। लेकिन वो मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी एग्जामिनेशन देने की, कितना ट्रॉमाटाइजिंग मोमेंट था वो। पहली बार जब वो डिफिकल्टी मेरे सामने आई कि अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को पुल अप कैसे करना है, उससे निकालना कैसे है, उस वजह से मेरी मेंस की तैयारी बहुत हद तक इफेक्ट हुई थी, बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई थी, सब्सटैंशियली इफेक्ट हुई थी। एक्चुअली मैं फोकस कर नहीं पाई अपने मेंस पे क्योंकि मैं उससे निकल नहीं पाई थी। मुझे बहुत टाइम लगे एब्जॉर्ब करने में कि ठीक है, हो गया है, हो गया है। तो मेरा जो समय बर्बाद हुआ, अगर मैं उसका इस्तेमाल कर लेती तो शायद वो वाला मीन्स भी हो जाता। बट कहते हैं जुडिशरी की जो जर्नी है वो एक एग्जाम दो एग्जाम की नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है और हम कितने टाइम तक उसको परस्यू कर सकते हैं। एक गलती ये भी करी कि लॉ पास करते ही एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ा सा यहाँ पर रुक करके सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था, चीज़ों को पहले समझना चाहिए था, प्रैक्टिकल वे में अप्रोच क्या होता है। क्योंकि जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो लॉ बहुत डिफर करता है जब हम कोर्ट में जाते हैं। तो एज एन एडवोकेट जब इंटर्नशिप्स वगैरह करी, थोड़ा बहुत कोर्ट में जाना होता था, बट क्योंकि जून में कोर्ट्स ही बंद हो जाती थी जब इंटर्नशिप का टाइम आता था, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत कम मिला, वो एक्सपोजर बहुत कम मिला। और उन चीज़ों की वजह से एकेडमिकली जो कॉलेज में मार्क्स आए वो तो अच्छे आते थे, लेकिन जुडिशरी का सेटबैक था वो, क्योंकि वो अप्रोच यहाँ पर नहीं चल रही थी। सबसे पहला सेटबैक तो वो था। उसके बाद फिर बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिए, टोटल में मुझे याद है कि प्रीलिम्स तो 10-12 दिए हैं, लेकिन मेंस तो 7 ही लिखे हैं, इंटरव्यू 6 तक पहुंचे हैं। लेकिन उस जर्नी के बाद इतना टाइम निकल गया, 6-7 साल हो गए, अब ऐसा लगता है कि बस हो गया है, अपना वाला अपना पार्ट यहाँ पर कर चुके हैं। अब बेहतर होगा कि ये जो नॉलेज है इसको सब तक स्प्रेड करा जाए। जुडिशरी की जो जर्नी होती है उसकी शुरुआत कभी भी हो सकती है और कहीं से भी हो सकती है। स्टूडेंट्स अपने लॉ कॉलेज में होते हुए भी शुरुआत कर सकते हैं, और जो लोग लॉ करने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, 30-35 साल के हो चुके, 40 साल के हो चुके, वो भी शुरुआत कर सकते हैं। सवाल यही है कि छोड़नी कब चाहिए, प्रयास कब खत्म करना चाहिए, प्रयास करना कब बंद करना चाहिए। अब ये जो सवाल है ये बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है। हर किसी की परिस्थितियाँ होती हैं, वो कैसे अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, कैसे वो पढ़ पाते हैं, रिसोर्सेज भी हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बीइंग अ गर्ल मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं कि पहले चलिए पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, लेकिन फिर थोड़ा बहुत होता है, शादी कब होगी, सेटलमेंट कब आएगा, 3 साल 4 साल रहते हो गए घर से बाहर। उसके बाद कोविड भी आया था जिसमें पढ़ाई का बहुत अच्छा खासा फ्लो टूटा था। गियर अप करा है, बार बार उठे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अभी के लिए हो चुका है काफी।
तो मैम आपने जैसे बताया कि बहुत सारे प्री दिए, तो कुछ प्री हुए भी नहीं, हाँ तो उसके बाद जो फीलिंग होती थी बहुत ही गंदी उससे, सर हाँ, बहुत ही गंदी। तो उससे कैसे आपने ओवरकम करा, कैसे डिसाइड करा कि नहीं मुझे एक और प्री देना है? और एक और मैम, काफी बच्चे जो हैं वो स्टेट स्पेसिफिक होते हैं कि सिर्फ मैं यूपी बिहार दूंगा या यूपी दूंगा, सिर्फ एमपी और छत्तीसगढ़ दूंगा। कुछ होते हैं कि वो आलू होते हैं, कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी रम जाएंगे, उनका वो एकदम टेस्ट बिगाड़ेंगे नहीं, तो वो ऑल स्टेट टारगेट करते हैं। तो आपने मैम ऑल स्टेट टारगेट करनी थी या फिर स्पेसिफिक स्टेट आपकी टारगेट थी? सर मुझे मेरे एक मेंटोर ने एक बात बोली थी, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम चूज नहीं कर सकते, हमारी डेस्टिनी जहाँ पर है हम वहीं पर जाना है। और मेरे मेंटोर, मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेरे जब स्टार्टिंग के 4-5 लाइन से प्रीलिम्स नहीं हुए थे, तब उन्होंने मुझे बोला था कि कहीं पर सिलेक्शन होना होगा और बहुत अच्छी रैंक से होना होगा, इस वजह से अभी तक नहीं हुआ है। ये जो लाइन थी इसने मुझे इतना मोटिवेट करा कि कई सारे मेरे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू भी हो गए, बहुत सारी चीज़ें थी। जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट थी क्योंकि लोग तो कह करके निकल जाते हैं, साथ में कंपटीशन भी होता है। बहुत सारे लोग जिनके साथ हम तैयारी करते थे, कुछ लोगों ने पहले ही छोड़ दिया तैयारी करना, कुछ लोग अभी तक भी कर रहे हैं, कुछ लोगों के सिलेक्शन हो चुके हैं। तो एक पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आज सच कोई अचीवमेंट भी नहीं है ये अपने आप में, किससे कुछ मिलता तो है नहीं, क्योंकि बस आत्मिक संतुष्टि है कि यहाँ तक गए थे, फायदा उसका कुछ है नहीं। लेकिन अपने आप को कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे याद है कि मैंने यहाँ पर, एक कहावत है ना कि किसी ऑब्सेशन से बाहर निकलने के लिए यू नीड अ बिगर ऑब्सेशन। तो यहाँ पर मैंने जुडिशरी की जो तैयारी उसके बाद शुरू करी थी, उसमें मैंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगा दिया था। मतलब सभी लगाते हैं पढ़ाई पर, बट मेरी जो मैंने स्टार्ट करा था, अपना जो अप्रोच था मेरा, सुबह 5 बजे से उठना, सुबह 6 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती थी, अपना ब्रेकफास्ट लंच ले करके बना करके। सबसे पहले लाइब्रेरी मैं पहुंचती थी, मुखर्जी नगर में रहती थी मैं उस टाइम पर। मुझे याद है लाइब्रेरी की लाइट्स बुझा करके मैं ही ऑन करती थी वहां पर। पूरा दिन मेरा वहां पर बीतता था, रात में 9-9:30 बजे मैं वापस आती थी। तो मेरा पूरे दिन का यही शेड्यूल था। दोस्ती यारी सबको टाटा बाय बाय कर दिया था, कोई दोस्ती यारी कुछ भी नहीं, क्योंकि निगेटिव भी होता है पॉजिटिव के साथ साथ। हम बर्थडे में जाएंगे, हमें भी बर्थडे मनाने का मन करेगा, कोई कभी मूवी जा रहा है, हमारा भी मन करेगा कि हमारे लिए भी रिलैक्सिंग डे होना चाहिए। लेकिन अगर एक्चुअली हम इसको लेकर के चलेंगे कि हमें रिलैक्स करना है या फिर हमें एंजॉय करना है, तो जुडिशरी की जर्नी नहीं हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर रहना पड़ता है अपने थॉट को लेकर के, अपने विजन को लेकर के। एक कुर्सी है जो मन में सोचनी है, वो पद होता है, और वो बहुत मेहनत के बाद, बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद मिलता है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ गलत हुआ, कह ही नहीं सकते, वो तो जज साहब हैं। लेकिन जब हम पैनल के सामने बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं, हमारी सारी नॉलेज धरी की धरी रह जाती है। ये बात मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पर लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, लॉ कर रहे हैं या लॉ कर चुके होंगे, जिस भी स्टेज पर है, जब पैनल के सामने जाते हैं सर, अलग माहौल होता है। मतलब जब उन लोगों को देखते हैं, अलग सा एक, कह सकते हैं ग्लो कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वहां पर जाकर के ऐसा महसूस होता है कि हम यहाँ पर क्या है, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। उन्होंने जिस तरह से लोगों को जज बनाया है, जिन चीज़ों को देखते हुए, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, हमारी बॉडी हमारी सुनना बंद कर देती है। पहले दूसरे इंटरव्यू का तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, मतलब इतनी नर्वस मैं हो रही थी, इतना मैं शेक कर रही थी कि यहाँ पर उन्होंने मुझे सामने से पानी पूछा। बट जब उन्होंने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करा, पहले नर्वस थे, ऑब्वियस सी बात है, पहला इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू, बहुत सारी उम्मीदें थी, पेरेंट्स की उम्मीदें थी, फैमिली की थी, रिलेटिव्स की थी, सबकी उम्मीदें सबकी जुड़ जाती हैं, नेगेटिव कोई कितना भी हो, उम्मीदें सबकी होती हैं, प्रेशर बहुत होता है। तो जब स्टार्टिंग में तो हिचकिचाहट होती है जवाब देने में, लेकिन जब वही इंटरव्यू 45-50 मिनट चलता है, हम इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं लॉ की बात करने के लिए। लॉ की दुनिया अलग ही है, मतलब इस दुनिया में खो सकता है आदमी, इतना अच्छा लगता है फिर वहाँ पर आंसर्स देते हुए, सारी चीज़ें एनालाइज करते हुए। और सबसे बड़ी बात, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, हमें अपनी गलतियाँ पता चलती हैं। प्रीलिम्स और मेंस में तो चलती ही चलती है, इंटरव्यू में भी पता चलती हैं। सिर्फ लॉ पढ़ लेने से अगर कोई जज बन जाता तो बहुत सारे लोग जज बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक पद को प्राप्त करने के लिए, उस रिस्पेक्टेबल पोस्ट को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर के चलना होता है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हमें जज नहीं बना सकती है। इंटरव्यू में एनीथिंग अंडर द सन है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक, उसके आगे भी कुछ होता हो, अल्फा बीटा गामा, वो भी पूछा जा सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी होते थे। कब एक बार मुझसे पूछ लिया था कि पंजाब में एक केस चल रहा था, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी था, बट मैं बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरे मेंस के टाइम पर पड़ा था वो। तो उस टाइम हम करंट अफेयर से थोड़ा सा छूट गए थे, हाथ छूट गए थे थोड़े से।
वो मुझसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया था और वो मुझे नहीं आता था। सेटबैक्स भी मिले, मतलब इतना गिल्ट होता है कि कहाँ से जाकर के हम कहाँ वापस आ गए। ऐसा होता है ना, कहीं हम गए हैं बहुत उम्मीद से, बहुत आस से, और वहां से हम खाली हाथ वापस चले आए। वही मैम, अब बिल्कुल। यही मैं पूछना चाह रहा जी। था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग में प्री नहीं हुए, हाँ। जब प्री क्वालिफाई हुआ, आपने मेंस लिखा, हाँ। तो जो पहला मेंस था वो हम्म। क्वालिफाई हो गया था पहला इंटरव्यू मेंस के लिए, क्वालिफाई नहीं हुआ था तो सर, उसके राजस्थान का बाद ही था। हाँ हाँ, तो उसके बाद आपको हम्म। कैसा फील हुआ, मतलब उससे फिर कैसे बाहर आए कि अ, अब मेंस भी नहीं हो रहे हैं, हो सर सकता है कि शायद आंसर हम्म, राइटिंग स्किल थोड़े वीक रह गए हों, बिल्कुल सर, या बहुत फिर सारी चीजें थी डाउट और आ जाते हैं, क्योंकि प्री एक अलग है, अलग आपने जोन उसे है। क्रैक कर लिया, अब लेकिन अगली स्टेज आई है मेंस, अब वो क्रैक नहीं हो पा रहा है, हाँ। तो आता है कि अब मेंस में भी इतना टाइम लगेगा क्या, हाँ तो उसको कैसे आपने डील करा सर, क्या? एक जो एंग्जाइटी होती है ना प्रीलिम्स से लेकर के मेंस के बीच में, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, मेंस की डेट कभी भी आ जाएगी, हम्म, ये जो ऐसा लगता है सर पे कभी भी ये बॉम्ब सा फटेगा ना, तब क्या होगा, वैसे कुछ होता नहीं है, डर होता है ये हमारा खाली मन का। खैर, मुझे याद है वहां पे मेरे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। मम्मी की एक लाइन थी, अभी हमारा सिपाही तैयार नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, हम युद्ध भूमि में तो चले गए, लेकिन हमने अपनी तैयारी उस तरह से करी नहीं। उसके बाद मैं वही बता रही हूँ कि पढ़ाई का मैंने इतना ज़्यादा एकेडमिक से मुझे प्यार हो गया था, जो रेफरेंस बुक्स मैंने कॉलेज में नहीं उठाई थी, उनको मैंने फिर उठाना शुरू करा, और एक-एक सब्जेक्ट को मैं खत्म करती चली गई, बिकॉज़ वो कोविड वाला जो टाइम था, कोई एग्ज़ामिनेशन उस टाइम आए नहीं थे, डेढ़ 2 साल, और आए भी थे तो अदर स्टेट्स के थे, मतलब बहुत माइनर थे वो, तो उन पर मैंने फ़ोकस करा भी नहीं। मैंने सोचा पहले तैयारी ही कर लेते हैं बहुत अच्छे से। उसके साथ-साथ मैंने अपनी आंसर राइटिंग पर भी ध्यान दिया। आंसर राइटिंग को आंसर्स लिखती थी, उसको मैं चेक करवाती थी, और मुझे बहुत ही गंदे नंबर मिलते थे सर, 10 में से 2 नंबर 3 नंबर मिला करते थे। तो लेकिन वो चीज़ मैं नेगेटिवली नहीं ली मैंने, उसको मैंने बहुत पॉज़िटिवली लिया, और उसके साथ-साथ मैंने अपना इंग्लिश और हिंदी पे भी ध्यान दिया, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ऐसा होता है कि हमें लगता है लॉ ही लॉ सब कुछ है। अगर जीके जीएस वाले स्टेट पर फ़ोकस कर रहे हैं, तो जीके जीएस को भी साथ में कर लेते हैं। हम लैंग्वेज को तो छोड़ ही देते हैं, हमें लगता है इंग्लिश और हिंदी ये तो हो ही जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये भी, डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। मेंस में एक पेपर होता है, इसका हर स्टेट में ही होता है, और बहुत स्कोरिंग भी होता है। अगर इसको अच्छे से कर लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। उसके लिए मैंने मदद ली थी न्यूज़पेपर्स से। कोई और बुक रेफ़र नहीं करी थी उसके लिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर। 4 घंटे लगते थे सर, इंग्लिश पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में, इन दोनों को पढ़ने में, लेकिन इससे मुझे मेंस के आंसर में बहुत मदद मिली थी। तो मेंस के पेपर्स में भी काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे वीक थे। तो हर मेंस के बाद अपने आप को एनालाइज़ करें। देखिए, प्रीलिम्स एक बार क्रैक होना शुरू होता है ना, फिर सारे प्रीलिम्स क्रैक होते चले जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कह सकते हैं हमें कुंजी मिल जाती है कि हमें किसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, आंसर कैसे करना है। अगर नहीं भी आता है, तो हम उसको सोच समझ करके आंसर दे सकते हैं। कुछ डुएबल चीज़ें होती हैं, वो करी जा सकती हैं। तो प्रीलिम्स तो एक बार हो जाता है, जब नेगेटिव मार्किंग वाले स्टेट्स भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी एक अप्रोच हमें मिल जाता है कि हमें कैसे एनालाइज़ करके आंसर करना चाहिए, कौन-सा करना चाहिए, कौन-सा नहीं भी करना चाहिए। ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही आती हैं, और ये चीज़ें मॉक टेस्ट में, टेस्ट सीरीज़ में नहीं आ पाती हैं, जब तक ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है। मुझे तो बहुत देर से समझ में आया, 4-5 प्रीलिम्स के बाद समझ में आया। बाकी लोगों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतना अच्छा है। उसके बाद दिक्कत यही थी कि पहले प्रीलिम्स को ही टारगेट करते थे, मेंस के बारे में सोचा ही नहीं। जब पहला मेंस हुआ, झटका मिला पहला, वहाँ पर जब नहीं हुआ, फिर देखा आंसर राइटिंग भी करनी है, आंसर राइटिंग पर ध्यान दिया। तो धीरे-धीरे जो मेरे 10 में से 2-3 नंबर आते थे, वो बढ़ते-बढ़ते मुझे मैक्सिमम 6-7 नंबर मिलने लगे। लेकिन जब मैंने उसके बाद आगे फर्दर मेंस के बाद अपनी आरटीआई से कॉपी निकलवाई, तो उसमें अच्छे नंबर भी आए, 8-9 नंबर भी आए, 9.5 भी आए 10 में से। तो इस प्रकार से ग्रोथ इवेंचुअली हुई है। अब कमी कहाँ है, कहाँ नहीं, मैं खाली अपनी गलतियाँ सुधार सकती हूँ, जितना अपने हाथ में है उतना ही करा जा सकता है। देखिए, अपने 100% ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई भी कर सकता है। तो मैं ये भी नहीं कह रही कि मैंने 100% करा है, बिल्कुल हुई होंगी, ह्यूमन एरर होता ही है। लेकिन मेरा एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था कि बस अभी बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, कब तक ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। बीएलएलबी हो गई, एलएलएम हो गई, अब आगे फर्दर देखना है चीज़ें क्या करनी है, क्या नहीं। तो अगला अप्रोच मेरा जो होने वाला है, वो आई गेस हायर जुडिशियल सर्विसेज़ होगा, क्योंकि अभी के लिए आई एम टेकिंग अ ब्रेक, अभी मैं वेकेशन पे हूँ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि जितना गाइड करा जा सकता है स्टूडेंट्स को, जो गलतियाँ मैंने करी हैं, वो कोई भी स्टूडेंट ना करके आए, ना अपने प्रीलिम्स में, ना अपने मेंस में, ना अपने इंटरव्यू में। और 1-2 होने के बाद तो फिर बहुत ही अच्छे से चीज़ें हैंडल हो भी जाती हैं। अब गलतियाँ जल्दी सुधार लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैम, आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, उनसे जब निराशा हाथ लगी, कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर से जी। फाइनल सिलेक्शन रह जाता है, सर, तो वेटिंग लिस्ट भी आती है वेटिंग लिस्ट भी एक। आती है, तो फिर आपको लगा कि आपने बताया कि आपने 6 इंटरव्यू दिए हैं, हुँ। तो छठे इंटरव्यू के बाद क्या ऐसा आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर था कि बस
अब मुझे एग्जाम में नहीं बैठना। सर मैं अपने पिताजी से बता नहीं पा रही थी कि मेरा हुआ नहीं जी। है। जितनी उम्मीदें थी, जितनी आस थी ना, उन्होंने सपोर्ट करा, उन्होंने कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोला, उन्होंने हमेशा मुझे हमेशा आगे बढ़ाया ही है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी बोलने की कि पापा मेरा नहीं हुआ है। वहाँ से मुझे लगा कि अब बस अब मुझे थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए। मुझे अपने मेंटर की बात याद आ गई, कहीं और सिलेक्शन लिखा होगा, किसी अच्छी रैंक से लिखा होगा, डेस्टिनी कोई नहीं जानता है। हम बस अपना काम कर सकते हैं। अगर हम किसी जगह से जा करके इतना ऊपर से चढ़ करके वापस आ जा रहे हैं, हमें दर्शन नहीं मिल रहे हैं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी। शायद कुछ और लिखा होगा डेस्टिनी में। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो उसको एक्सेप्ट कर लिया है और फाइट तो अभी भी चल ही रही है सर हर चीज़ को लेकर के। फिलहाल मैम आप टीचिंग में भी हैं, जी सर। जुडिशरी स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रही जी हैं, सर। तो उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कहीं न कहीं। एक बहुत ज़्यादा ये रहता है कि हम पढ़ाई से कनेक्टेड हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो प्रैक्टिस में चले गए हैं। हुँ। अब वो सोचते हैं कि मैं हायर जुडिशरी टारगेट हुँ। करूँगा या करूँगी। आप भी कह रही हैं कि मैं हायर हुँ। जुडिशरी टारगेट करूँगी या करूँगा। तो आपका मुझे लगता है कि हाँ, एक रियलिस्टिक अप्रोच है। हम बुक्स पढ़ रहे हैं अभी भी। हुँ, हुँ। अभी भी हम पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। ज़्यादा पढ़ा रहे हैं जितना जी। ज़रूरत है शायद जी, उससे, क्योंकि बिल्कुल। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बिल्कुल। तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन एक एडवोकेट जो प्रैक्टिस जिसने शुरू कर दी है, हुँ। हो सकता है 6-7 साल उसे प्रैक्टिस करते हुए हो गए हों हुँ। और एज भी उसकी आ गई हो हुँ। एसजेएस की। अभी हमारी एज तो है कि अभी हम एसजेएस नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत ऐसे लोग होंगे जो एसजेएस दे सकते हैं। हुँ। तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हुँ। क्या लगता है आपको कि हो सकता है प्रैक्टिस के साथ ही साथ क्या शुरुआत करें? क्या एक माइनर सा चेंज लाएँ जीवन में प्रैक्टिस के साथ-साथ, जिससे चीज़ें बदल जाएँ, जिससे वो जिनके सामने प्लीड कर रहे हैं कि एक कहते हैं ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ये ऑर्डर पास कर दीजिए, हुँ। उनसे लोग रिक्वेस्ट करने लगें कि सर ये ऑर्डर पास कर दीजिए, सर हमारा ध्यान रख लीजिए। क्या एक माइनर चेंज लाना ज़रूरी है? सर देखिए, ये सपना तो मुझे लगता है कि जितने लोगों ने लॉ करा है सबने देखा होगा। जब हम एडवोकेट बन कर के जाते हैं कोर्ट में, तो बिल्कुल सीधी-सी बात है, थोड़ा-सा सेटबैक होता है कि हमने यहाँ पर तैयारी करी थी, हम भी एक पोस्ट पर होते। देखिए, देर कभी भी नहीं होती है और लॉ ही एक ऐसा फ़ील्ड है जो आपको एक ऐज के बाद भी मौका देता है। सबसे बड़ी बात तो ये बहुत पॉज़िटिव चीज़ है लॉ फ़ील्ड की जुडिशरी को लेकर के। और एडवोकेट्स के लिए देखिए, मैं मानती हूँ कि पॉसिबल नहीं है उनके लिए नोट्स बनाना, किताबें पढ़ना, एमसीक्यूज़ लगाना, बट उनके पास एक बहुत ही एक अलग चीज़ है जो और किसी के पास नहीं है। वो दिन-रात कोर्ट में रहते हैं। ऑल द टाइम उनका पूरा कोर्ट में जाता है। सिर्फ़ जजमेंट्स ही जजमेंट्स। आजकल जो अप्रोच चल रहा है एग्ज़ामिनेशंस का, अगर हम यहाँ पर जजमेंट्स को ही उठा लें सारे सब्जेक्ट्स के जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, बहुत सारे लॉज़ हमारे वहाँ से कवर हो जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें वहाँ से आ जाती है। एडवोकेट के साथ प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि उनको पता है कि लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है केस के फैक्ट्स पे। तो उनके साथ प्लस पॉइंट यही है, उनको थोड़ा-सा जो ध्यान देना होगा, मुझे लगता है अपनी आंसर राइटिंग स्किल पर देना होगा। लेकिन क्योंकि एडवोकेट्स ड्राफ्टिंग भी करते हैं, तो मैं वो भी मान के चल सकती हूँ कि वो भी करा जा सकता है, मतलब डूएबल है, करना तो पड़ेगा। कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेज़ अपनी साइड से करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कोई चीज़ हमने सोच ली ऑटोमैटिकली हो जाएगी, वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन जो रिसोर्सेज़ हमारे पास हैं, उसका अगर उचित उपयोग करा जाए, तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। एडवोकेट के लिए प्लस पॉइंट यही है, उनके पास अच्छा खासा एक्सेस होता है एससीसी का, अनुपात्रा का, हर किसी का है। तो वो यहाँ पर जजमेंट्स को बहुत आराम से कर सकते हैं और अगर वो एजेस प्रेफ़र नहीं भी करते हैं, तो बहुत अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं फ्यूचर में और बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं। क्योंकि सर मुझे लगता है कि जितने लोगों ने लॉ करा है ना, उनका तो कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। किसी प्रकार से सोसाइटी में अपना योगदान ज़रूर दें अच्छे तरीके से। जज बन के दे सकते हैं, जज बन के दे दें। एडवोकेट बनकर दे सकते हैं, एडवोकेट बन करके दे दें। तो अगर गाइडेंस हो, हुँ। तो एसजेएस भी बहुत आसानी से टारगेट हो सकता है। दिन में 2 घंटे सिर्फ़ मेरे ख़्याल से एक बार बुक्स, नोट्स, आंसर राइटिंग ये चीज़ें रिवाइज़ करनी होंगी और बहुत आसानी से मेरे हिसाब से, क्योंकि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो आ ही चुकी है। अब हमें पता है कि लॉ कैसे काम कर रहा है। हाँ। कोई भी लॉ पढ़ता है, एक एडवोकेट अगर उसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक रात पहले कंज़्यूमर कोर्ट का एक केस आया है, तो वो रात-रात में ही कंज़्यूमर कोर्ट पूरा जो है एक्ट वो खत्म, प्रिपेयर कर पूरा एक्ट लेगा। खत्म। पूरा उसके जजमेंट्स भी पढ़ लेगा। बिल्कुल। तो एग्ज़ाम में भी हमें वही चीज़ें लिख कर आनी बिल्कुल, है। अगर यही अप्रोच एग्ज़ामिनेशंस के लिए अपना ली जाए, तो फिर इससे अच्छा क्या ही होगा? ये तो बहुत पॉज़िटिव चीज़ है एक्चुअल में। ये बहुत अच्छी ग्रोथ देती है, बल्कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, जो अभी प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं, उन सभी को भी मेरा सुझाव है कि देखिए, जितनी रेफ़रेंस बुक्स हैं मार्केट में, हर कोई पढ़ रहा है उससे। आप यहाँ पर अपने मेंस के आंसर में आप जो है यूनिकनेस कहाँ से लाएँगे? नई चीज़ कहाँ से लेकर के आएँगे? क्रिएटिविटी कहाँ से लेकर के आएँगे? अगर आप किसी लेटेस्ट जजमेंट को, लैंडमार्क जजमेंट को उठा करके जस्टिस की बात को कोट्स में करके लिख देते हैं, 100% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। हो ही नहीं सकता नंबर कट जाए सर, मैम पॉसिबल ही नहीं है। वही ना 10 में से 5 हर किसी को मिल जाते हैं। बिल्कुल सर। लड़ाई
छह फाइट उसके सात और ऊपर की 8 की है, होती है, हाँ, फाइट हमेशा उसके क्योंकि ऊपर की कट होती ऑफ है। भी हम देखते हैं तो जुडिशरी एग्जाम्स में कट ऑफ बहुत ज्यादा माइनर रहती है, बे- मतलब 55 60% अगर आपके मेंस में है तो इंटरव्यू में भी अगर आपके एवरेज नंबर हैं तो आप जज बन रहे हैं, तो इसका मतलब 10 में से 6 ही नंबर मिल रहे हैं, 5 नंबर मिल रहे हैं, तो 5 में से हमें 6 में कन्वर्ट करना है, किसी तरीके से उसे 55% पे लेकर आना है, 5 कि आधा नंबर ज्यादा मिल जाए, 1 नंबर ज्यादा मिल जाए और 2 नंबर ज्यादा मिल जाए, किसी में अगर कम भी मिला है। और वही चीजें इंप्रूवमेंट वाली बात जो आप बता रहे हैं कि अगर हर चीज हर व्यक्ति कॉमन लिख रहा है तो हर किसी को 4-5 मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर हमें ज्यादा चाहिए तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। और वो जो प्रैक्टिसिंग वाला जो एक फैक्टर होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके साथ बहुत ज्यादा एक बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ मैम एक और सवाल आता है बहुत ज्यादा कि आपने सारी स्टेट टारगेट करी तो आप और बच्चों को भी कहेंगे कि सारी स्टेट टारगेट करनी चाहिए, या अगर जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं एसजेएस की, या फिर लोअर जुडिशरी भी, अभी जिनकी 35 एज नहीं हुई है वो लोअर जुडिशरी देना चाहते हैं, तो वो स्टेट स्पेसिफिक होकर तैयारी करें, जो सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, या फिर उन्हें भी ऑल स्टेट टारगेट कर लेना चाहिए? सर इस टाइम मुझे लगता है कि सभी को ऑल स्टेट जुडिशरी ही टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन से स्टेट का पेपर कैसा आएगा। डीजीएस ने अपना पैटर्न बदल दिया इन द सेंस कि यहाँ पर क्वेश्चंस का जो लेवल है पिछली बार के कंपैरिजन में काफ़ी अलग देखने को मिला, काफ़ी इजी देखने को मिला। सेम थिंग हरियाणा के साथ हुई। अगर हम राजस्थान से कंपेयर करें तो राजस्थान का पेपर थोड़ा सा बिट टफर साइड पर देखने को मिलता है। तो जो अप्रोच है यहाँ पर धीरे धीरे बदल रहा है प्रोसीजरल चीज़ों को लेकर के। आरजेएस का पेपर अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सब्सटैंटिव पार्ट्स को हटा दीजिए, बाकी एडजेक्टिव लॉस को हटा दीजिए, बहुत सवाल वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है ये प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए बड़े ईजी होंगे, उनके लिए तो बड़े आसान होंगे ये करना। प्रोसीजरल चीज़ें कैसे होती हैं, उन्हें मुंह ज़बानी रटे होते हैं चीज़ें, जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स को रटना पड़ता है ना, ऑर्डर रूल, ये तो इनको मुंह ज़बानी याद होती हैं ये चीज़ें। और सर दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक कहते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत आसान होता है, कोई भी क्रैक कर सकता है। दूसरे होते हैं बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आप सोचिए आपका कैसे होगा। तो जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जिसका सिलेक्शन होता है वो हमेशा यही बात बोलेगा, ईजी होता है, आप चाहो तो आप कर सकते हो, चाहना तो खुद ही पड़ेगा, तो उसके लिए काम भी खुद ही करना पड़ेगा। इतनी ऊंची पोस्ट चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। क्यों सर? मैम एक कहावत है ना कि करने वाले के लिए एक बहाना और ना करने वाले के लिए बिल्कुल, 1000। बिल्कुल सर। तो अगर करना है तो बस सोचना है कि मुझे करना है, बिल्कुल। और मात्र मतलब अगर आप प्रैक्टिसिंग हैं तो प्रोसीजरल आपने बिल्कुल सही बताया कि जितने भी पेपर्स हैं आज की डेट में, जितने भी जुडिशरी के पेपर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रोसीजर लॉ जो है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, सर क्योंकि प्रोसीजरल एज वेल एज केसेस बहुत ज्यादा आ बहुत रहे हैं, ज्यादा हमें अप्लाइड क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल बहुत रहे हैं ज्यादा पहले की तुलना में। 80s 90s वाला पैटर्न जा चुका है, बिल्कुल मार्केट से गायब है, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उसके ऐसे पीछे शायद सवाल। मैम ये भी कारण है कि सब्सटेंटिव लॉ तो हमारे एडवोकेट्स हमें बता ही देते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन प्रोसीजर तो जज को ही बिल्कुल पता सर, होना बिल्कुल चाहिए सही कि बात सर। अब मुझे इसके बाद क्या हाँ करना है, क्या बिल्कुल, नहीं करना है, बिल्कुल सर। ये भी कारण है। एक मैम आपने पैटर्न चेंज की बात करी कि डीजेएस जो है इजी हो गया, आरजेएस थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार क्लियर करना चाहूंगा कि डिफिकल्ट और इजी में हम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डीजेएस का जो हमेशा से पैटर्न था वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच वाला ज्यादा था, वहां पर अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आते थे, लेकिन डीजेएस ने पिछली 2 बार से पेपर जो है थोड़ा डाइल्यूट करा है, और ऐसा डाइल्यूट करा है कि थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा रख लिया है। अगर डीजेएस का मेंस का पेपर भी देखेंगे तो उसमें जजमेंट राइटिंग बहुत ज्यादा आती थी, लेकिन 2 बार से कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए, जजमेंट राइटिंग कम कर दी गई। ऑन द अदर हैंड आरजेएस में क्या था कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब मर्डर कहाँ डिफाइन है, कल्पेबल होमोसाइड कहाँ डिफाइन है, लेकिन चीजें बदली। अब वो अप्लाइड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ए ने बी को मारा तो आप मर्डर करोगे या फिर कल्पेबल होमोसाइड पूछोगे। इतने थिन लाइन क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए पेपर को हम थोड़ा डिफिकल्ट या इजी बोल रहे हैं। कंपटीशन हर जगह बराबर है, जो बच्चा आपके साथ दिल्ली में बैठा है वो बच्चा आपके साथ हरियाणा में भी बैठेगा, वो बच्चा आपके साथ यूपी में भी बैठेगा, कंपटीशन बराबर है। इट्स जस्ट अबाउट अप्रोच, आप अप्रोच कैसे रखने वाले हैं पेपर को। मेंस में जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, जो सेक्शंस टच नहीं किए जाते थे, वो भी पूछे जाने लगे हैं, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस का अप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो मैं एंड नोट में यही कहूंगा, जो कंक्लूजन मुझे लगा आपकी बातों से, कि तैयारी कब छोड़नी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तैयारी कब और कैसे करनी है। आप अगर सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि तैयारी कभी छोड़ने की जरूरत है। पेपर देने जाइए, पेपर नहीं होगा,
इस अप्रोच से मत जाइए कि मैं उससे उदास हूँ, निराश हूँ। पेपर दीजिए, पेपर अटेम्प्ट करिए। अगर आप प्रैक्टिसिंग हैं तो ज़रूर देना है, और अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो कोई ऑप्शन है ही नहीं पेपर छोड़ने का। अगर आप देने नहीं जाएंगे, जो मेंटोर हैं, एक यही उनकी बात भी है कि अगर आप पेपर देने ही नहीं गए तो आपके जीरो ही हैं। अगर आप पेपर देने गए, 10 क्वेश्चन भी ठीक हो गए तो 10 नंबर तो आए हैं, तो 10 नंबर तो पॉजिटिव में बेटा आप गए हैं। और जाने में आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ टाइम, रिसोर्सेज, सब चीज़ें लगती हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस काउंट होता है, वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। जब भी आप सिर्फ यूपी को टारगेट कर रहे हैं, राजस्थान देने नहीं गए, लेकिन आप राजस्थान जाकर देख आए, पेपर प्रेशर देख आए कि पेपर में बैठ के कैसा लगता है वो 2 घंटे, जब मेंस लिखेंगे वो 3 घंटे में जब आपको इतने सारे आंसर्स लिखने होते हैं, वो प्रेशर आप एक बार फेस कर लेते हैं तो आपको पता चलता है आप यूपी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो देने जाने में आई नो थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन वो वर्थ है। तो ज़रूर देने जाने हैं पेपर। पेपर ना देने जाने का कोई कारण नहीं है। अगर स्टेट स्पेसिफिक हैं तो उस स्टेट की ये देखिए कि कहाँ पर आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, जो ऑल स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, और प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। सिर्फ 2 घंटा बेटा, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ 2 घंटे, आप जजमेंट से, लॉ से वाकिफ हैं, सिर्फ आपको एक बार को सब्सटेंशिएट करना है। कहीं ना कहीं डायरेक्शन चाहिए कि एक सब्जेक्ट उठाऊंगा, उस बस एक सब्जेक्ट में क्या क्रिटिकल क्या थिंकिंग पढ़ना है। चाहिए सर। बस वो अगर एक बार हो गई है, डेवलप हो गई, एक सब्सटेंटिव पार्ट जो थोड़ा सा रह गया है उसे आपने और टारगेट कर लिया, तो ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अड्डा 24/7 जुडिशरी चैनल पर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे होंगे इस जुडिशरी की दुनिया को कि इसमें कैसे हम सरवाइव कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।